हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और आज हम टॉपिक कवर करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। आज हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या वेरिएशन होता है पीरियोडिक टेबल में, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, पूरा वेरिएशन पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट टॉपिक हम कवर करेंगे आज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बच्चों होती क्या हैं ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल में along the period और down the group वेरिएशन शो करती है, ठीक है, उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनका वेरिएशन पढ़ेंगे हम इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वेरिएशन शो करती हैं, जो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वेरिएशन शो करती हैं इन द पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो है बच्चों एटॉमिक रेडियस। ठीक, अब एटॉमिक रेडियस पहले तो क्या होती है ये पता होना चाहिए। नाम से हमें पता चल रहा है एटम की रेडियस, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ द एटम। अगर आप रेडियस को डिफाइन करें एटम की तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ठीक है, और ये शेल्स हैं, ये हमने शेल्स बना दी, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल बना दी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, इसी को रेडियस कहेंगे। जनरली भी आप जानते हो रेडियस हम इसे ही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो एटॉमिक रेडियस है। ये एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एटॉमिक रेडियस निकालना बच्चों इतना आसान नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो एटम इतना छोटा है, एटम बहुत स्मॉल होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से हम एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, एटम को आइसोलेट करना। एटम बहुत सारे बल्क में रहते हैं, मोल्स की फॉर्म में होते हैं, उनमें से एक एटम को आइसोलेट करना, बाहर निकालना, वो भी बड़ा मुश्किल है ना। तो एक एटम को आइसोलेट भी नहीं कर सकते हम उसका रेडियस नापने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें भाई रेडियस नापना है तो हमें एक अकेला एटम मिल जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चों, ये जो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस हम नापेंगे। अब हमें पता है, हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया था, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। जब फिक्स बाउंड्री इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टेढ़ा मेढ़ा अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इस तरीके से ये मूव करता है, ठीक है ना। तो जब फिक्स बाउंड्री नहीं है तो हम रेडियस को कैसे नापेंगे? नहीं नाप सकते ना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी एटम की रेडियस को निकालने के लिए, ठीक। क्या क्या पॉइंट्स है देखो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई एटॉमिक रेडियस की। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी रेडियस निकालने के लिए? साइज ऑफ द एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। साइज हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं प्रिसाइजली? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। क्योंकि एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसकी बाउंड्री शार्प नहीं है, इसलिए हम उस रेडियस को नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि हम एक सिंगल एटम को नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
atomic radius also changes when the atom is present in डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स। डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स में जब एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है या मेटालिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में जब होता है, आयनिक बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कोवेलेंट फॉर्म में होगा तो अलग रेडियस शो करेगा, आयनिक फॉर्म में होगा तो अलग रेडियस शो करेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि बिल्कुल फिक्स रेडियस नहीं हम बता सकते हैं, ठीक। तो अब इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एटॉमिक रेडियस को 3 तरीके से डिफ़ाइन किया। हम एटॉमिक रेडियस निकालते ही नहीं हैं, हम निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस। हम मॉलिक्यूल की, हम बॉन्डेड स्टेट में ले लेते हैं एटम को। जब वो बॉन्डेड स्टेट में कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस वेरी करती है, तो हम बॉन्डेड स्टेट में ही उसकी रेडियस पढ़ते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करी हैं एटॉमिक रेडियस को। सबसे पहले बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं कितनी तरह की रेडियस होती है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस है, वॉन डेर वाल रेडियस है और मेटालिक रेडियस है। ये 3 टाइप्स हो गए जो हम पढ़ेंगे। हम कोवेलेंट फॉर्म में निकालते हैं एटॉमिक रेडियस, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस मेटल्स के केस में निकालेंगे तो मेटालिक रेडियस है, और नॉन मेटल्स के केस में देखो ये दोनों जो आप देख रहे हो बच्चों, ये होती हैं फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये वाली जो मेटालिक रेडियस है दैट इज फॉर मेटल्स, ये मेटल्स के लिए हो जाएगी, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए हम कौन सी रेडियस मेजर करते हैं, एक तो कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं और वॉन डेर वाल रेडियस निकालते हैं, और मेटल्स के केस में हम निकालते हैं मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है, या मेटालिक रेडियस क्या होती है, वो हम अभी देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस बच्चों देख लेते हैं। देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। आपने छोटी 9th 10th में कहीं सीखा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ मैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं इसमें, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया बच्चों, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तब क्या होता है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरह से, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब ओवरलैपिंग होकर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, तब इनके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मैंने लगाया है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये पूरी, ये तो हो गई बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो गई, ये हो गई बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है। ये आपकी हो गई बॉन्ड लेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अगर हम इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें, अगर हम इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये है आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, मतलब 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा, ठीक है, उसका आधा कर दिया। देखो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ का हमने आधा कर दिया तो हमारे पास आ गया कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया कोवेलेंट रेडियस। डेफिनेशन पढ़ लीजिए इसकी, देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई आएगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस is called कोवेलेंट रेडियस, ठीक है,
कोवेलेंट रेडियस। तो ये कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन हो गई बच्चों। और निकालने का तरीका क्या हुआ, कोवेलेंट रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। जितनी भी बॉन्ड लेंथ है अगर हम उसका आधा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। डन, इज इट डन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास मेटालिक रेडियस। ठीक है, अभी वॉन डेर वाल रेडियस भी पढ़ेंगे, पहले मेटालिक रेडियस देख लेते हैं। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, दो मेटल के एटम लेते हैं हम। ठीक है, मेटालिक रेडियस में बच्चों मेटल के एटम्स लेंगे दो। जैसे देखो, मैं अगर दो मेटल के एटम बना दूं, एक ये एटम बना दिया मैंने और एक दूसरा मेटल का एटम बना दिया, नेबरिंग एटम। नेबरिंग एटम मतलब एडजेसेंट एटम्स। जो मेटल का लैटिस है, लैटिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी मेटल का स्ट्रक्चर है उसमें मेटल के एटम्स होंगे बहुत सारे। तो जो भी दो नेबरिंग एटम्स हैं, जो भी दो एडजेसेंट एटम्स हैं, जैसे एक एटम मैंने ये ले लिया, एक एटम सपोज ये आयरन एटम हो गया, ये भी आयरन का एटम हो गया। ठीक है, ये दो आयरन के एटम हो गए। तो इनके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ को हम कह रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। ये आपकी क्या है, मेटालिक रेडियस है। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब अगल बगल के होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक यहाँ का ले रहे हो, एक दूसरा एटम यहाँ का ले रहे हो, दूर का नहीं, उसके जो बराबर में एटम होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा होगा मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो इट हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन द मेटालिक लैटिस। समझ में आ गई होगी डेफिनेशन बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब मेटालिक रेडियस जो होती है बच्चों, ये कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में अभी आपने देखा उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी। ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। मेटल के केस में ओवरलैपिंग नहीं होती है। नो ओवरलैपिंग इन मेटल्स, नो ओवरलैपिंग इन मेटल्स। मेटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो मेटालिक रेडियस भी ज़्यादा आएगी, उसका आधा करोगे आप वो भी ज़्यादा आएगी वैल्यू, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक रेडियस इज लॉन्गर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस से ये बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, मेटालिक रेडियस इज लॉन्गर देन कोवेलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया होगा बच्चों कि मेटालिक रेडियस हम किसे कहते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस, जो थर्ड टाइप है रेडियस का वो है वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल बच्चों क्या होता है, देखो वॉन डेर वाल एक तरह के फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो कि सेपरेट मॉलिक्यूल्स या सेपरेट एटम्स के बीच में लगते हैं। उसमें एटम्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो एटम जिनके बीच का हम डिस्टेंस लेंगे, दो एटम्स के बीच का या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसमें बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कि नॉन बॉन्डिंग एटम्स होते हैं इसमें सबसे पहले तो। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, दो एक जैसे नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम्स होंगे। जैसे देखो, सपोज मान लीजिए कोवेलेंट एक मॉलिक्यूल है, एक मैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना देती हूँ। ये ओवरलैप्ड पोर्शन ले लिया हमने। ठीक है, ये बीच में का डिस्टेंस हो गया और इस डिस्टेंस का आधा करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। ऐसे ही एक दूसरा भी मॉलिक्यूल हमने ले लिया, मान लीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस है। इसका अगर आप हाफ करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो, इसका अगर आप हाफ करते हो तो ये तो आपके पास आ जाएगा, ये कोवेलेंट रेडियस है। ये तो आपकी क्या है, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे भी हाफ करेंगे तो ये कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया है, इसका अगर आप हाफ करते हो
तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस यानी कि नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल जो एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस का आधा, उसे हम कह रहे हैं वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब वॉन डेर वाल रेडियस क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों, ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल देख रहे हो आप इनके बीच में ये ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, साइज में वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या आएगा, वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा हो गया, वॉन डेर वाल, उसके बाद रेडियस, देन फिर मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और सबसे कम होता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों तीन टाइप्स रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के जो हम पढ़ते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड इन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में हाउ डज इट वेरी, कैसे वेरी करती है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो वेरिएशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझा रही हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। ये नाम बार बार आएगा बच्चों, आगे जो और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ोगे उसमें भी ये नाम बार बार आएगा, लेकिन आपको मैं यहीं पे अच्छे से समझा रही हूँ, इसे यहीं पर इसी वीडियो में आपको ढंग से सुनना और समझना है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं। ठीक है, ये शेल्स हो गई, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आउटर मोस्ट शेल बनाई है मैंने, जो बाहर की तरफ बनाई है ये आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में भी शेल्स आपको दिख रही हैं, ये जो बीच वाली शेल्स होती हैं, अंदर वाली शेल्स, ये भी भरी हुई होंगी, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल को रिपेल करते हैं क्योंकि इन पर सेम चार्ज है। ये जो रिपल्शन आप देख रहे हो, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन लगाते हैं, जो ऐसे धक्का देंगे, उस फोर्स को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। उस फोर्स का नाम होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हो जो न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और जो रिपल्शन फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये माइनस हो जाता है। इसमें से इसे माइनस होने के बाद जो नेट फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो नेट लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए, ठीक है, कि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक, अब हम वेरिएशन पे आ जाते हैं। तो इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कैसे वेरिएशन होता है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस ऐसे चलने पे डिक्रीज होती है।
ठीक है। अब क्यों डिक्रीज होती है, रीज़न ये बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि डिक्रीज तो हो रही है लेकिन क्यों डिक्रीज हो रही है। आपको पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता नहीं है। पीरियोडिक टेबल, मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तब आपको बताया था कि जब हम एक ही पीरियड में मूव करते हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो सेकंड शेल में ही शुरू से लेके लास्ट तक फिलिंग हो रही है। तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ता नहीं है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ता। नंबर ऑफ शेल का जो नंबर है इन अ पीरियड में नहीं बढ़ता है, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज। ठीक, तो जब डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसी में फिलिंग हो रही है बार बार, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। अब प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा ये अट्रैक्ट होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलने पर रीज़न क्या है, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज रीज़न क्या देंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीज़न में लिखना ही है कि यही लाइन है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा साइज उतना छोटा हो जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अक्रॉस द पीरियड, इन अ पीरियड वेरिएशन हो गया। अब डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो हमने देखा है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। आप देखोगे सेकंड पीरियड में सेकंड शेल में फिलिंग हो रही है, फिर थर्ड में हो रही है, फिर फोर्थ में हो रही है, फिर फिफ्थ में हो रही है। तो जब शेल बढ़ता जा रहा है तो क्या है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो अक्रॉस इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल, जो शेल का जो नंबर है वो बढ़ता है, इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों के रीज़न हो गए कि ऐसे चलने पे साइज कम क्यों होता है और डाउन द ग्रुप चलने पर साइज बढ़ता क्यों है। दोनों के रीज़न नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वेरिएशन कैसे वेरिएट करता है, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, हो गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद एक टर्म और आती है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पहले तो होता क्या है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के केस में बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह है, लेकिन इसमें हम आयन, एटम की जगह आयन की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन, केवल आयन ले लेंगे। आयन समझते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आयन के केस में न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो गया, आयनिक रेडियस हो गया। आयनिक रेडियस में दो क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैटायन जो बनता है बच्चों, कैटायन, उसका साइज हमेशा छोटा होता है, कैटायन इज स्मॉलर देन कोरस्पॉन्डिंग एटम, वो अपने एटम से छोटा होता है, कोरस्पॉन्डिंग एटम, ठीक है, एटम से छोटा होगा कैटायन। क्यों होता है, क्योंकि कैटायन कब बनता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बच्चों आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही बने हुए हैं ना, ठीक है। तो वो प्रोटॉन बचे हुए कम इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उनके लिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैटायन के केस में क्या होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, because effective nuclear charge
इंक्रीजेज। रीज़न बस लिखना इतना ही है, समझना है बस कि केटायन में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है एनायन। एनायन के केस में एनायन इज लार्जर। एनायन लार्जर क्यों होता है? लार्जर देन कोरोस्पॉन्डिंग एटम। कोरोस्पॉन्डिंग एटम, एटम से एनायन का साइज बड़ा होता है। इसका उल्टा समझ सकते हो, एनायन में इलेक्ट्रॉन आ जाता है बाहर से, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है बाहर से, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन उतने ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा चीज़ों में बटेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा तो हिस्से में कम आएगा ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो बढ़ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लिखना है आपको, एनायन इज लार्जर देन कोरोस्पॉन्डिंग एटम बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है, इसमें डिक्रीजेस। तो बस इन किस केस में इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किस केस में डिक्रीज हो रहा है, मेन आपको यही ध्यान से सोचना है, इसी को अच्छे से समझना है। बाकी रीजनिंग रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझिए अच्छे से। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा भी बता दूंगी आपको वीडियो में, आप बताइए कि आपको कोई डाउट अगर आता है तो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आयनिक रेडियस। तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसका वेरिएशन पढ़ लिया, आयनिक रेडियस पढ़ लिया। ठीक है, ये सारा हो गया है, इसको आप रिवाइज करिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।